अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल जी? खैरियत है? ठीक ठाक है आप? वेल, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के जो असाइनमेंट्स हैं। केपी के टेक्स्ट बुक को हम अभी सॉल्व कर रहे हैं और ये काफ़ी टेक्निकल भी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी असाइनमेंट्स हैं। और इस वीडियो में जो इस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। मेरे पीछे देख सकते हो कि ये असाइनमेंट मैंने कितनी कह सकते हैं कि खोल के जिसे कहते हैं सॉल्व किया, राइट। सो इस वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर के स्किप करोगे तो फिर समझ में नहीं आती। हाँ, फास्ट करके देख सकते हो तो ठीक है, पार्ट्स में देख सकते हो, एक दिन एक न्यूमेरिकल देख लिया, दूसरे दिन दूसरा देख लिया, इस तरह भी देख सकते हो, बट फुल वॉच करना है। हमारे लेक्चर डिटेल होते हैं तो इसलिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपने वीडियो को पूरा वॉच करना होता है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर न्यू हो तो लाजमी बात है कि यार एक हाथ मार देना, लाल सा बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर एक हाथ मार देना, ठीक। सो मैंने पूरी स्टेटमेंट तो नहीं लिखी फर्स्ट असाइनमेंट की, और कह सकते हैं कि डॉटेड फॉर्म में लिखिए तो आप पेज नंबर 43 केपी के टेक्स्ट बुक है हमारे पास, ठीक है, ये नजर आ रही है केपी के टेक्स्ट बुक। सो इसके पेज नंबर 43 पर आप आएंगे और ये असाइनमेंट लिखी हुई है कि कह रहे हैं कि एन एरोप्लेन इज मूविंग एट 120 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब कहने का ये हुआ कि एक एरोप्लेन है और वो आपके पास जा रहा है 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। लाइक आपके पास जो है इसकी स्पीड जो है वो आपके पास यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो इसकी स्पीड जो है वो आपके पास कितनी आ रही है, 120 मीटर पर सेकेंड। तो ये जा रहा है, लेकिन इसका जो एक्स एक्सिस से एंगल है वो कितना बन रहा है आपके पास, वो आपके पास 10 डिग्री बन रहा है, ठीक है। थ्रू 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉस विंड, मतलब किसके क्रॉस विंड चल रही है, हवा चल रही है, और आपके पास उसका जो एंगल है वो आपके पास हवा का एंगल 260 डिग्री। मतलब कहने का ये हुआ कि लेट से आपके पास जो है इस तरह से एक, मैं इसी डायरेक्शन में जहाज को बना दूं, ठीक है, ये जहाज उड़ रहा है, सही है, और हवा जो है आपके पास ऊपर से इस तरह से 260 डिग्री आपके पास जो है वो बन रहा है। यानी कि 260 डिग्री में आपके पास जो है हम लोग कह सकते हैं कि आपके हवा या विंड आपके पास उसके मुखालिफ सिमत में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, राइट। अच्छा जी, और इसकी जो स्पीड है वो आपके पास आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये ग्रीन वाला जो है ये आपके पास v1 है, यानी कि आपके पास एरोप्लेन की आपके पास स्पीड है, और आपके पास जो रेड वाला है ये आपके विंड की स्पीड है जो कि आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा जी, अब ये जो 30 मीटर पर सेकेंड है ये आपके पास 260 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसको हमने ये देखना है कि फाइंड द, इसमें कह रहे हैं कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन। जाहिर सी बात है कि आपके जो एरोप्लेन है 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और आपके पास उसके क्रॉस विंड जब एक्ट कर रही है तो उससे जो एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है, वो जो उसकी स्पीड है वो इफेक्ट होगी। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है क्योंकि उसको अपोज कर रही है एक चीज। सो उस पोजीशन के बाद, उस मतलब के हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस के बाद आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है। ये एक हमारा मेन थीम है। एंड द सेकेंड वन थिंग इज के आपके पास जो डायरेक्शन है, अब जो एरोप्लेन की डायरेक्शन है वो क्या है, मतलब कि आपके पास जो डायरेक्शन है, एरोप्लेन जो है पहले लेट से 10 डिग्री पे जा रहा था, अब क्रॉस विंड इतने डिग्री पे लग रही है, और उसके बाद आपकी जो है कह सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है, यानी कि अब जो एक्स एक्सिस के साथ आपके पास जो ये एंगल है वो कितना बन रहा है। तो ये सारी कहानी है जिसमें हमने पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना और साथ डायरेक्शन निकालनी। एक बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हम लोग मतलब कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना जरूरी तो नहीं है। तो भाई याद रखना कि जब भी वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, तो जब भी ये डिटर्मिनेशन आपकी होती है तो उसमें आपके पास जो है ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करते हैं, वो सिर्फ एक चीज की बात नहीं करते। ये बात ज़हन में रख लीजिए कि वो आपकी दोनों चीजों की बात करते हैं। द वन इज आपके पास जो है वो आपकी फर्स्ट जो होती है वो क्या होती है, आपके मैग्नीट्यूड, एंड द सेकेंड वन इज आपके डायरेक्शन, राइट। सो हमने क्या किया कि इसके लिए सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है। आपका सॉल्यूशन मेन बॉडी हेडिंग होती है आपके पास, वो सारा कैपिटल में आएगा, पहला वर्ड कैपिटल और बाकी कैपिटल, लेकिन साइड में फॉन्ट में छोटे होते हैं, जो कि तरीकाकार आपको बताया गया है क्लास में। अच्छा जी, गिवन डेटा में आपके पास कह रहे हैं कि v1 जो है, जो कि एरोप्लेन की स्पीड है, दैट इज 120 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास वो 10 डिग्री आपके पास बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास ये 120 डिग्री। एंड द सेकंड वेलोसिटी जो आपके पास v2 आ रही है वो 30 मीटर पर सेकंड है, और वो आपके पास 260 डिग्री बना रही है। लाइक आपके पास जो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो 260 डिग्री बना रही है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर ये फुल एंगल जो है वो 260 ले लिया, और उसकी स्पीड जो है वो आपकी वेलोसिटी जो है वो आपने जो है वो 30 मीटर पर सेकंड लिख दी है।
तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये बेसिकली आपके गिवन डेटा के साथ मैच कर रही है। आपने गिवन डेटा को कह सकते हैं कि पिक्टोरियली बताया है, पिक्चर की फॉर्म में बताया है, एक फिगर की फॉर्म में बताया, जो कि बहुत जरूरी चीज है। आप इसको सिर्फ गिवन डेटा लिख लेते हैं और एग्जामिनर ये समझता है कि मेरे परेशान किया ऐसा लिख कर। आप इसके लिए हमेशा न्यूमेरिकल में कोशिश किया करें, डायग्राम बना दिया करें। इनफैक्ट क्वेश्चंस में भी डायग्राम बनाया करें, क्योंकि एग्जामिनर आपको उसी की बेस पे नंबर देता है, राइट। अच्छा जी, टू फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन, आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगी। डायरेक्शन एंगल को बोलते हैं, जो कि हमें पता है। फॉर्मूला जो है सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि आपके पास एज वी हैव v इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vi स्क्वायर। जो आप मैग्नीट्यूड लेते हैं यार किसी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का लेना हो तो आपके पास क्या होता है, आपने लेट्स से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, ए वेक्टर का, तो आपके पास ये क्या होता है, आपके पास जो है ये ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर मेरे पास, राइट। सो आपके पास जो है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर मेरे पास आ रहा है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का वो आपके पास vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर आपके पास होगा। सो आपने इस फॉर्म में उसको लिख दिया है, जो मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई है कि मैग्नीट्यूड आपने कैसे लिखना होगा और मैग्नीट्यूड हमने कैसे फाइंड आउट करना होगा। सिंपल vx की वैल्यू और आपके पास जो vy की वैल्यू है वो आपने यहां पर पुट करनी होगी, ठीक है, क्लियर है। इसको हमने इक्वेशन ए कह दिया। अब हमने एक काम करना है कि आपके पास जो डायरेक्शन निकालनी है वो आपके पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy डिवाइड बाय vx, और आपके पास इक्वेशन बी आ जाएगा। हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने ये पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था और ये थीटा भी डिराइव किया था कि आपने अगर के आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो, और आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपने दोनों कंडीशन में बेसिकली करना क्या होता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास गिवन डेटा हो गया, टू फाइंड हो गया, और इसके साथ साथ आपके पास फॉर्मूला हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है ये कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास ये v1 है तो इसका v1y और v1x, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी फर्स्ट वेलोसिटी है उसको आपने रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व से मतलब क्या हुआ आपके पास कि आपने उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि क्या करना है, आपने जो है वो उसको मतलब कि पहले स्प्लिट करना है। आपने पहले v1y फाइंड करना है, पहले इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है और फिर उसके बाद आपने उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है। एंड द सेम वे आपके पास v2 का आपने पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है और आपने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि फिगर 2 के अंदर, ये फिगर 2 के अंदर इसी फिगर को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आपने ये v1y है, इसका एक v1 है आपके पास, तो v1y और v1x आपके पास, मतलब कि मैंने क्या किया उसको रिजॉल्व कर दिया, उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बना दिया और एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दिया। और इसी तरह आपके पास ये जो v2x है, एक इसका ये जो आपके पास ये इस तरह से आ रहा था ना, ये आपके पास v2, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो वी कैन से दैट कि आपके पास यहाँ पर जो है ये 80 डिग्री बन रहा है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ से लेकर आपके पास जो टोटल आपके पास ये आ रहा था ये तो आपके पास 260 डिग्री था, आपने 80 डिग्री क्यों लिखा है? तो मुझे एक चीज बताओ कि जब कभी भी हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो हम ट्राइंगल के अंदर थीटा लेते हैं। लाइक आपके पास जो है ये ट्राइंगल आपके पास है तो इसके अंदर थीटा 10 आ रहा है, तो इसके अंदर जो थीटा आएगा तो आपने उस थीटा को लेना होगा ना, सिर्फ उस ट्राइंगल के अंदर थीटा को लेना होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जब कभी भी आप रेजोल्यूशन करते हैं तो आपके पास इस तरह से, लाइक अगर किस तरह से आपके पास आ रहा है तो ये थीटा आपने लेना होता है। अब आपका बाहर वाले थीटा से तो कोई लेना देना नहीं है, आपने ट्राइंगल के अंदर वाले थीटा को लेना है और उसी के साथ आपने मतलब कि अपने साइन थीटा कॉस थीटा को रिलेट करना होता है, जो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की कहानी होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो आपके पास ट्राइंगल आ रहा है v2 के लिए, इसके अंदर आपने पहले इसको हॉरिजॉन्टल में मतलब कि स्प्लिट किया और वर्टिकल में स्प्लिट किया। यहां पर आपके पास स्प्लिटिंग हो गई है। अब आपके पास जो है ये जो एंगल बन रहा है ये 80 डिग्री बन रहा है। अब आप लोगों का सवाल आएगा सर कैसे 80 डिग्री बन रहा है? तो उसके लिए भी देखिए बिल्कुल सिंपल है कि यहां से लेकर यहां तक मतलब कि टोटल जो आ रहा है वो 260 डिग्री आ रहा है। और हमें एक चीज पता है कि आपके पास जो है, अगर के हम लोग कहते हैं यार इतनी गरीबी तो मेरे पर नहीं चाहिए जितनी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल टिश्यू पेपर है मेरे पास, ठीक है, इसके लिए मैं हमेशा ये यूज कर लेता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैंने कहा चलो हाथ से इरेज कर लेते हैं, पता नहीं क्या हो गया यार। ओके, क्या बता रहा था यार? हाँ, आपके पास जो है ये
यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है आपके पास 180 नहीं बन रहा, ऐसा है कंफर्म बात है। तो यहां पर जो एंगल आगे आएगा आपके पास वो 180 प्लस आपके पास वो थीटा होगा ना, मतलब कि आपने थीटा डैश निकालना है तो ये थीटा आपके पास ऐड होगा। अब देखो 260 अगर के मैं 180 के साथ 80 ऐड करूं तो कितना आता है मेरे पास 260 नहीं आता। मतलब कहने का ये हुआ कि मेरे पास जो टोटल एंगल आ रहा था, मेरे पास जो टोटल एंगल था वो किसके बराबर था, लाइक आपके पास जो है ये जो टोटल एंगल मेरे पास आ रहा है ये 260 के बराबर है। तो मैं 180 के साथ मतलब कि यहां तक मैं आ चुका हूं, तो मैं यहां से यहां तक आप कह सकते हैं कितना मैं ऐड करूं कि मेरे पास जो है ये आपके पास जो है ना ये टोटल जो है 260 के बराबर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 80 ऐड किया इन दोनों के साथ, तो जब मैं 80 को ऐड करूंगा अब 180 के साथ तो आपके पास कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मैं 180 के साथ 80 ऐड करता हूं तो वो मेरे पास 260 के बराबर होता है। तो ये मेरे पास जो है टोटल 260 डिग्री एंगल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल 260 है उसमें पहले मैं 180 तक आया और 180 में मैंने 80 ऐड किया तो वो मेरे पास 260 के बराबर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट कि मेरे पास जो है ये जो एंगल आ रहा है ये जो यहाँ पर जो मुझे रेजोल्यूशन के लिए चाहिए ये मेरे पास इस तरह से, ठीक है ना, ये मेरे पास जो रेजोल्यूशन के लिए दरमियान का एंगल चाहिए ये मेरे पास 80 है, 80 डिग्री है, ठीक है। तो मतलब कि आपने 80 और 180 को ऐड किया तो आपके पास कितना आ रहा है 260 डिग्री आ रहा है। तो ये कहानी है। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि हमारे पास यहाँ पर ये 80 कैसे आया तो आप कहेंगे कि मेरे पास 260 है मेरे पास टोटल एंगल और मेरे पास एक्स एक्सिस तक 180 है। तो 180 में जब मैं 80 ऐड करता हूँ तो वो 260 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, या फिर दूसरे लफ्जों में हम यूं भी कर सकते हैं कि 260 से मैं क्या ऐसा माइनस करूं कि मेरे पास आंसर 180 आ जाए। तो वो भी ऑब्वियस सी बात है कि 80 होगा, फिर आप 80 को उधर लेके आएंगे तो आपके पास 180 प्लस 80 जो है वो 260 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब सारा का सारा ये हुआ कि हमने जो ये बात की है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो एंगल आ रहा है 260 = 80 प्लस 180, तो वो आपके पास जो हमें रिक्वायर्ड एंगल है वो कितना एंगल है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इस एंगल का काम है, नीचे वाले एंगल का, ऊपर वाले किसी एंगल के साथ हमारा काम नहीं है क्योंकि हमने इस ट्राइंगल को रिजॉल्व किया है। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास जो है यहाँ पर दरमियान का जो एंगल होगा वो आपके पास 80 डिग्री होगा। तो ये इस तरह से हमारे पास आया, क्योंकि मैं इसको अगर साफ करूं जब हम ये आगे यहाँ पर आएंगे ना तो हमें फिर मसला नहीं होगा। ओके ठीक है, एक मिनट जरा मैं ये रेस कर दूं फिर। अच्छा जी सही हो गया। ओके ये भी रेस कर देते हैं। ओके कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि वही बात कहानी पुरानी है कोई आके रेस कर दे, मुझे सख्त इरिटेशन है रेस करने से, बार बार रेस करना सख्त इरिटेशन है। तुम में से एक भी नहीं है क्योंकि सर हम हैं ना सर, टेंशन नॉट टेक, हौसला हम है, कोई भी नहीं कहता। ओके सो पॉइंट पर आते हैं। आपने क्या किया v2x ले लिया, v2y ले लिया और v1x ले लिया और v1y ले लिया, आपने स्प्लिट कर दिया, इनको रिजॉल्व कर दिया है। तो ये मेरे पास कहानी है। अब कैलकुलेशन में यही बात कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिजॉल्व वेलोसिटीज v1 एंड v2 इनटू इट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज शोन फिगर 2, जो मैंने तफसील से बता दिया, डिटेल से बता दिया कि आपने रिजॉल्व किया, आपने v1 को रिजॉल्व किया और v2 को रिजॉल्व किया। अच्छा जी आपने क्या किया कि नाउ फॉर v1 एज वी हैव v1x = v1 cos θ1, मतलब कहने का ये हुआ कि जो जनरली हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं, जनरली हमारे पास क्या होते हैं, सिंस vx = v cos θ, vy = v sin θ, ऐसा ही होता है ना, मतलब कि जनरली फॉर्मूले क्या होते हैं आपके पास, vx = this एंड vy = this। ओके आपने क्या किया कि आपके पास जो है फर्स्ट वेलोसिटी के लिए v1x = v1 cos θ1, मतलब कि आपके पास जो है थीटा भी 1 हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पर सारी कहानी 1 की है कि पहले हम ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें या ऊपर वाले आपके पास v1 की बात करें तो हमारे पास जो है v1x v1 cos θ1 और v1 120 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल θ1 = 10 डिग्री। सो आपके पास जो है v1x = v1 मल्टीप्लाई cos θ1 जो है वो 10 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास θ1 होगा वो 10 डिग्री है। सो यू हैव टू पुट cos θ, आपके पास जो है 10 cos 10 = 0.985। So we can say 120 multiply 0.985, that would be 118.2 मीटर पर सेकेंड, that would be equation 1। आपके पास जो equation 1 आ रही है वो आपके पास 118.2 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगी। Similarly, if you want to calculate v1y, so that would be v1 sin θ, आपके पास vy जो है वो v sin θ के बराबर आता है। तो यहाँ पर पहली वेलोसिटी की बात हो रही है, आपने v1y v1 sin θ1, v1 आपके पास वही आ रहा है और आपके पास जो है θ1 आपके पास 10 आ रहा है। आप वैल्यूज पुट करते हैं, sin 10 जो है वो 0.174 के बराबर होगा। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, कैलकुलेटर डिग्री में हो, ये बात आपने श्योर करना है क्योंकि आपका एंगल जो है वो डिग्री में।
मल्टीप्लाई कर लें 20.88 मीटर पर सेकेंड आपके पास जो ये इक्वेशन 2 जो है दैट वुड बी 20.88 मीटर पर सेकेंड आपके पास ये आ गया। तो v1x जो है वो इक्वेशन 1 और v1y जो है वो आपके पास इक्वेशन 2। इन द सेम वे नाउ फॉर v2 आपके पास एज वी हैव v2x इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2। v2 जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड, थीटा 2 जो है वो आपके पास 80 डिग्री आपके पास आ रहा है। ये आपने अपने पास नोट कर लेना है कि आपके पास जो है ये v2 के लिए। अब हम लोग चले गए सेकंड ट्राइंगल पर। फर्स्ट ट्राइंगल हमने कवर कर लिया, उसको हमने उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो है एक मिनट सब्र करो। ओके सो आपके पास जो है नाउ फॉर v2 as we have v2x is equal to v2 cos थीटा 2 एंड देन आपके पास जो v2 है वो आपके पास थीटा 2 जो है आपने वैल्यूज को पुट किया। पुट करने के बाद आप इसको v2 को 30 और cos थीटा जो है आपके पास 80। आप क्या करोगे cos थीटा जो है cos 80 जो है वो 0.174 के बराबर आएगा, मल्टीप्लाई में 35.22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा है कि आपने जो है v2x भी उसी तरह निकालना है जैसे आपने v1x निकाला था। आपने सिंपल जो है आपने रिजॉल्व करना है और उसके बाद जितने भी x कंपोनेंट होंगे हमने उनको ऐड करना है और जितने भी y कंपोनेंट होंगे उनको ऐड करना है। तो रिजल्टेंट rx आ जाएगा और रिजल्टेंट ry आ जाएगा जो कि बड़े vx और बड़े vy के बराबर होगा। ओके अच्छा जी, अब मेरे पास जो है सिमिलरली v2y v2 sin थीटा 2 आपके पास थीटा 2 जो है 80 एंड देन आपके पास sin 80 जो है वो 0.985 एंड देन आपको मल्टीप्लाई करना होगा 29.55 मीटर पर सेकंड दैट वुड बी इक्वेशन 4। नाउ अब जितने मेरे पास देखो एक इक्वेशन ये आई है, एक इक्वेशन ये 1 2 3 4 ये मेरे पास जो है ये मेरे पास कह सकते हैं ये मेरे पास x की है, ये मेरे पास x की है, ये मेरे पास y की है और ये मेरे पास y की है। इसको सर्कल कर लेते हैं कि मेरे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स के इनको इस तरह से सर्कल कर लेंगे। ओके सो अब मेरे पास क्या होगा कि नाउ द x कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी rx, इस rx को हम लोग इस तरह से ऐसा करते हैं कि इसको vx कर लेते हैं। दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट कि हमने फॉर्मूले में ये vx यूज किया हुआ है, कैपिटल vx मतलब क्या आपके पास जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि ये इधर से मैं सोच भी रहा था लेकिन चलो ठीक है अभी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके ये vx और ये vy राइट। अब मेरे पास जितने भी जो आपके पास कह सकते हैं कि x कंपोनेंट आ रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जितने भी आपके पास x जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ रहे हैं आपके पास उनको आपने ऐड अप करना है। लाइक आपके पास जो है v1x माइनस v2x आपके पास देखो सिंपल है कि अगर के मैंने मतलब कि ऐड करना है ना इस फिगर के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जितने भी x कंपोनेंट आ रहे हैं, एक x कंपोनेंट ये पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है तो इसके साथ जो साइन आएगा वो आपके पास v1x के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा। और जो v2x है वो आपके पास नेगेटिव साइड पर है तो उसके साथ आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। सो माइनस v2x मेरे पास आता है तो हमारे पास जो है माइनस v2x जो है वो आपके पास उस तरह से आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस तो v1x माइनस v2x मेरे पास आता है। So we can say that if we want to add आपके पास both velocities, so v1x minus v2x, तो v1x minus v2x मेरे पास आएगा जो कि इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास कहलाएगा। अच्छा जी ये आपके पास हो गया तो इसको इस तरह लिखते हैं तो v1x minus v2x इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास v1x प्लस डायरेक्शन में है और v2x माइनस डायरेक्शन में। आपने इनको इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आपने जो है मतलब कि एड अप करना होगा। अच्छा जी ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास जो ये आता है कि नाउ द y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी vy इज इक्वल्स टू आपके पास जो vy होगी वो v1y प्लस माइनस v2y, मतलब कहने का ये हुआ कि जितने भी y कंपोनेंट्स हैं v2y के वो आपने ऐड अप करने। लाइक आपके पास जो अगर के देखें जिस तरह से पहले पिछले सिनेरियो में आपके पास क्या था कि जो आपके पास v1x है ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है और v2x जो है वो मेरे पास क्या था, वो मेरे पास जो है वो माइनस आपके पास आ रहा है माइनस नेगेटिव x एक्सिस की तरफ था। तो आपके पास एक पॉजिटिव और दूसरा मेरे पास नेगेटिव। इन द सेम वे आपके पास जो ये v1y है ये मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में है यानी कि v1y जो है ये प्लस डायरेक्शन में है और v2y जो है वो मेरे पास नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है। यानी कि देखो ये मेरे पास जो v2y है ये मेरे पास माइनस y एक्सिस के अलोंग आ रहा है और इसी तरह आपके पास जो v1y है वो आपके पास प्लस या पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग आ रहा है। एक मिनट यार ये जो है ना चाहे उठा लेते हैं, ठीक है, वो जब हम मतलब कि ना कोई इंस्टीट्यूट में ऑफिशियल पढ़ाएं तो बड़ा ख्याल करना पड़ता है जी कि क्या नाम है कोई आ ना जाए, हाथ में चाहेगा तब देख लेंगे, सर पढ़ा रहे हैं
मशीन है ना, रोबोट्स हैं, टीचर तो होता भी रोबोट है। कह सकते हैं कि अगर के कोई देख लेगा तो भाई क्या होगा, सर चाय पी रहे हैं, ओ माय गॉड। अब बच्चे का वैसे यूनिवर्सिटी लेवल बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम होता है, यानी कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी बड़े बड़े जो समझते हैं इस चीज़ को, और फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा कोई सीन नहीं होता, क्योंकि वो टीचर को इंसान समझते हैं, ठीक है, कि वो कहते हैं कि जितना मतलब कि टीचर रिलैक्स होगा उतनी एफिशिएंसी बेटर होगी। तो हाथ में जब जाएगा कब देखते हैं तो कहते हैं कि चलो ठीक है ओके। हमारी यूनिवर्सिटी में भी यही होता था, लेकिन जब हम स्कूल लेवल पर या कोई स्ट्रिक्ट डोमेन में आपके पास आते हैं ना, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रिक्ट सिस्टम होता है, तो उसमें फिर आप मेंटली उस तरह से रिलैक्स नहीं होते। तो चाय मैंने उठा ली, मैंने कहा चाय ठंडी हो रही है, तो यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना सिस्टम है, ठीक है, रिलैक्स होकर अल्लाह का शुक्र है पढ़ाते हैं। तो जितना रिलैक्स होंगे उतनी कह सकते हैं क्वालिटी बेटर होगी, एफिशिएंसी बेटर होगी। लेकिन इन लोगों को कौन समझाएगा, इनको खुदा ही समझाएगा, हम इंसान के बस की बात तो है नहीं, ठीक है ओके। सो आपके पास जो है ये आपके पास जो इक्वेशन 6 है वो इसी तरह से बनी आपके पास कि लाइक आपके पास जो v1 है, v1y है प्लस माइनस v2y। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है ये जो v2y है ये मेरे पास नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। लाइक जो नेगेटिव y एक्सिस है उस पर आपके पास v2y आ रही है, और आपके पास जो v1y है वो आपके पास प्लस डायरेक्शन में हमारे पास आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी ओके ठीक, कहते हैं कि एक नई जो है ना नई जिंदगी मिलती है। चाय जो है वो तो एक हलाल नशा है, जिसको बंदा पी ले तो, और स्पेशली सर्दियों में। वैसे आपस की बात है, ये जो लेक्चर है ये जो न्यूमेरिकल है ये डिलीट हो गया था मेरे से। जो बाकी अगले जो 4 हैं वो मैंने पहले गर्मियों में रिकॉर्ड किए, अभी ये जो पहला पार्ट है ये मैं सर्दियों में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें इसलिए सर्दियों में चाय का और मज़ा होता है। वैसे तो हम गर्मियों में परवाह नहीं करते, लेकिन सर्दियों में अपना ही मज़ा होता है चाय का। अब अनफॉर्चुनेटली मैं तुम लोगों को कह नहीं सकता कि पियोगे, ठीक है, ये मैं तुम लोगों को नहीं कह सकता, लेकिन वैसे अपना ही इसका एक मज़ा है। ओके सुभान अल्लाह। ओके जी, तो मेरे पास जो v1y माइनस v2y वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आ गया है। कैसे आया है कि जो मेरे पास v1y है वो मेरे को पॉजिटिव है, और जो v2y है वो मेरे पास नेगेटिव है। तो ये मेरे पास सारी की सारी कहानी होती है कि हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास जो v1y है वो मेरे पास पॉजिटिव और v2y मेरे पास नेगेटिव। सो हमारे पास जो है ये v1y माइनस v2y दैट वुड बी इक्वेशन 6 हमारे पास, राइट। सो अब मेरे ख्याल से ये जो इक्वेशन 5 है और इक्वेशन 6 है इसको जरा एक नजर देख लो। मैं उतनी देर में जरा एक से बोल लेता हूँ, राइट। ग्लासेस पे स्टीम आ गई, ये ग्लासेस वाले लोग ये प्रॉब्लम समझ सकते हैं। ओके ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ये Vx जो है आपके पास जो रिजल्टेंट आपके पास जो वेलोसिटी है अराउंड x एक्सिस वो आपके पास क्या है, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन 1 है v1x और ये v2x ये इक्वेशन 3 है। आपने क्या करना है कि इसको जिस वक्त आप इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास 118.2 मीटर पर सेकंड माइनस, ठीक है, ये मेरे पास पहली इक्वेशन और ये मेरे पास जो दूसरी v2x की वैल्यू है आपने माइनस की इससे, तो आपके पास 112.98 मीटर पर सेकंड आएगा। इन द सेम वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ vy बाय पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। हमारे पास ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 4 है। आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को पुट करना है। आपके पास आंसर जो है ry का या आपके पास vy का, यहां पर भी हम करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास vx है, ओके, और यहां पर भी मैं करेक्शन कर लूंगा, ये मेरे पास आपके vy है। सो आपके पास जो है ये vx और आपके पास जो vy है, हमने क्या किया कि दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। नाउ इट्स वेरी सिंपल, vx की वैल्यू ये इक्वेशन 7 की है, vy की वैल्यू आपके पास इक्वेशन 8 की है। वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन a। आप क्या करेंगे, आपके पास जो है इक्वेशन आपके पास जो है ये इसमें 7 और 8 को हम पुट करते हैं, आप स्क्वायर लेंगे, आप स्क्वायर लेने के बाद इसको आपके पास ऐड करना है, भाई ऐड करना है, सॉरी ये एडिशन आती है वैसे मेरे ख्याल से, ठीक है ओके। ये मेरे पास ऐड होगा और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे अगर हम यहाँ पर अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास अंडर रूट लेने के बाद ये हमारे पास आंसर आएगा 113.3 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास जो है ये मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर जो है अंडर रूट का कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। मतलब ये कि जो एयरप्लेन की वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू आपके पास ओरिजिनल जो रिजल्टेंट होगी वो क्रॉस मिनट के बाद आपके पास 113.3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड है। एंड द सेम वे वी हैव टू फाइंड एंगल डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी पुटिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 इन इक्वेशन b। देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी, आपने डायरेक्शन निकालने के लिए थीटा के अंदर tan इनवर्स के अंदर आपने vy और आपके पास vx वैल्यू पुट की। यहाँ पर आपने माइनस की वैल्यू माइनस साइन नहीं पुट करना होता,
आपके पास जो है यहाँ पर जब भी आप एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो आपने हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को पुट करना होता है। और अब इस पे एक आधा सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें माइनस साइन पुट करते हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते 95-98% केसेस में। बल्कि आप लोगों ने हमेशा जो है ये समझ लेना है कि जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो आपने नेगेटिव वाले कंपोनेंट को नहीं पुट करना, और आप जो है ये नेगेटिव साइन को नहीं पुट करना, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को पुट करना है वी वाई और वी एक्स के। और आपके पास जो ये रिजल्टेंट वी एक्स और वी वाई आ रहा था, आपने इसको पुट किया तो आपके पास 0.07 डिवाइड करने के बाद आएगा, ये आपके पास मीटर पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। एंड देन वी हैव टू टेक tan इनवर्स, उसके बाद आपके पास जो है ये tan इनवर्स 0.077 जो है वो 4 डिग्री के बराबर आएगा। नाउ द एक्चुअल एंगल ऑफ वेलोसिटी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस विल बी, आपके पास जो है ये तो आपके पास जो है ना एक्स एक्सिस के साथ 4 डिग्री आपके पास जो है ये इस तरह से नीचे हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये जो आपके पास जो नेगेटिव साइन शो कर रहा था वो आपके पास यही शो कर रहा था, क्योंकि आपके पास जो है ये नीचे 4 डिग्री आपके पास इस तरह से आपके पास आएगा। और हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास अगर के लेट्स से आपके पास ये वेलोसिटी v1 है और आपके पास ये v2 है, तो आपके पास जो यहाँ पर इसको जो मतलब किसका ज्वाइन किया हुआ उस वो ज्वाइन करने का मकसद ये है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है यहाँ पर आपके पास जो v1 v2 के मैग्नीट्यूड से आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो उसकी डायरेक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, जो कि हमारे पास ये 4 डिग्री आपके पास बन रहा है। और अगर के मैं इस पूरी 360 में से ये आप कह सकते हैं कि अगर के मेरे पास जो ये जो एयरप्लेन की डायरेक्शन बन रही है 4 डिग्री आपके पास जो आ रही है, इसको मैं 360 से माइनस करूँ तो आपके पास जो टोटल एंगल हमारे पास आएगा वो आपके पास यहाँ तक वो 356 डिग्री आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जो एयरप्लेन आपके पास आ रहा है वो क्रॉस विंड की वजह से आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से 4 डिग्री पर आपके पास जो है वो उड़ रहा होगा, यानी कि आपके पास जो है वो थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट होगा, यानी कि आपके पास इस तरह से नीचे की तरफ मतलब कि कंसीडर होगा। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये 4 डिग्री आपके पास जो आएगा वो आपके पास जो है वो एक नेगेटिव साइन जो कि हमने यहाँ पर मतलब कि निगलेक्ट किया था, और आपके पास जो है वो यहाँ पर ये इस 360 में से -4 हम लोग करेंगे और आपके पास जो है वो 356 डिग्री आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कि यहाँ पर मुझे ये एंगल लेना है तो एंगल वो जो एक -vy था जो हमने मतलब कि यहाँ पर पुट नहीं किया था और हमारे पास 4 डिग्री आंसर आया है, एक्चुअली में वो आपके पास जो -4 है, यानी कि आपके पास ये 4 डिग्री आपके पास जो आ रहा है ये आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम लोग इसको 360 में से -4 लेंगे, बिकॉज आपके पास जो यहाँ पर एक कंपोनेंट है वो आपके पास माइनस है। तो उस माइनस की प्रिडिक्शन की वजह से या उसकी माइनस की वजह से कि होने की वजह से आपने 360 में से 4 को माइनस करना है, तो आपके पास जो है 356 डिग्री आएगा, जो कि मेरे पास थीटा है। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी 113.3 मीटर पर सेकंड एंड मेकिंग एंगल ऑफ 356 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास जो एंगल आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, वो आपके पास जो है वो 356 डिग्री आ रहा है। आपने 356 कैसे निकाला कि टोटल एक एंगल जो आपके पास होता है वो आपके पास 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से आपने 4 को माइनस करना है। अब 4 डिग्री आपने माइनस करना है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यों नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि आपके पास एक कंपोनेंट जो है वो आपके पास माइनस है, वो ये हमारे पास जब आपके पास ये Vx यहाँ पर आपके पास देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये भी अच्छा है कि नोट कर लो आप, ठीक है। इधर जो है आपके पास जो ये x होता है नेगेटिव होता है, लेकिन आपके पास जो y होता है वो आपके पास प्लस होता है, क्योंकि y ऊपर की तरफ आ रहा है x नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो x है वो नेगेटिव होता है और y मेरे पास नेगेटिव होता है, बिकॉज दोनों ये मेरे पास नेगेटिव x एक्सिस और ये मेरे पास नेगेटिव y एक्सिस होता है। एंड द सेम वे यहाँ पर आपके पास x प्लस होता है और y मेरे पास नीचे की तरफ होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बात हो रही है, जो 4 डिग्री हमने निकाला है, ये जो आंसर निकाला है एक्चुअली यहाँ पर माइनस साइन आ रहा था, लेकिन हमने उस माइनस साइन को यहाँ पर लेना नहीं है और हमें पता है कि आपके पास आ रहा है, तो ये 4th क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो जो 4th क्वाड्रेंट ये जो आंसर आएगा ये आपके पास जो एंगल बनेगा ये बेसिकली यहाँ से इस तरह से 4th क्वाड्रेंट बनेगा। बच्चे सवाल करते हैं कि सर ये हमें ये तो 4 डिग्री ऊपर भी आ सकता था, ये हम लोग यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन आपके पास चूंकि ये जो वेलोसिटी की कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास नीचे आ रहे हैं, मतलब कहने का ये हुआ कि 4th क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यानी कि आपके पास जो Vx है वो पॉजिटिव है और Vy जो है वो मेरे पास नेगेटिव है। तो Vx पॉजिटिव Vy मेरे पास नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आएगा एंगल का डायरेक्शन का वो आपके पास 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो जब आपके पास 4th क्वाड्रेंट हमारे पास आएगा तो आपके पास क्या करना है कि आपने जो बाकी का रिजल्टेंट है, यानी कि ये आपके पास x एक्सिस से 4 डिग्री हो गया और मैंने रिमेनिंग का पीछे वाला आंसर फाइंड करना है एंगल का, वो आपके पास कैसे आएगा, मतलब कि पूरे ये आपके पास जो पूरा होता है, जबकि पूरा जो है वो यहाँ तक वो कितना होता है 360 होता है। 360 में से अगर मैं इस 4 को निकाल दूं, 360 में से अगर मैं इस 4 को निकाल दूं मेरे पास 356 डिग्री आता है।
So thus the magnitude of resultant velocity will be 113.3 and making angle of 356 degree with positive x axis, मतलब कि positive x axis से यानी कि यहाँ से पूरा जो आपके पास जो एंगल आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, वो आपके पास 356, कि आप यहाँ से चलें और यहाँ से पीछे तक जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपके पास एंगल आ रहा है, जब आप एंगल लेते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना, यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास 356 डिग्री आ जाएगा। तो ये मेरे पास सारी की सारी कहानी है कि हमने 4 डिग्री माइनस क्यों किया है, माइनस इसलिए किया है कि 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, और 4 क्वाड्रेंट में आपके पास जो है ये प्लस, हमें प्रिडिक्शन कहाँ से मिली है इसकी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, वी एक्स पॉजिटिव वी वाई नेगेटिव, आप इसकी बदौलत जो है वो कह सकते हैं कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, और जो 4 डिग्री आपके पास आ रहा है आपके पास, वो आपके पास आपने 4 डिग्री को 360 से माइनस किया तो हमारे पास जो है 356 डिग्री एंगल आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो आपके पास 113.3 मीटर पर सेकेंड, और जो आपके पास जो एंगल है वो आपके पास 356 डिग्री मेरे पास आया है। तो ये सारी की सारी कहानी थी। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, ये मैं कह सकता हूँ कि दिमाग लगेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये 3 डायग्राम्स का सहारा लेना पड़ेगा। ये मैंने अलग इसलिए बनाई है, मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट ले सकता, लेकिन मैंने ये अलग इसलिए बनाया है कि ये मेरे पास जो ये एक्स वाई है, यानी कि ये एक्स वाई और ये वाई मेरे पास आ रहा है, ये V2 को बता रहे हैं कि आपके पास 260 आपके पास जो है ना 260 डिग्री आपके पास जो है, मतलब कि हमारे पास होगा ये पूरा यहाँ से, ठीक है, ये पूरा 260 जो है ये आपके पास जो, मतलब कि इन्होंने आंसर लिया हुआ है, 1 मिनट में जरा कंफर्म कर लूँ, ठीक है, 260 आपके पास जो है वो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये 260 आपके पास आया है वो आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 260 फुल डिग्री एंगल आ रहा है, इसको ऐसा करते हैं यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक सही है, 260 डिग्री में वही चीज सोच रहा था, 260 पूरा मैंने बनाया है अलग से, और ये मैंने बताने के लिए आपके पास जो है वो बार बार करने से बताने में ना वो थोड़ी जगह गंदी होगी। तो एक इस पॉइंट को नोट करना कि वी एक्स मेरे पास पॉजिटिव है, वी वाई मेरे पास नेगेटिव है, यानी कि वी एक्स पॉजिटिव वी वाई नेगेटिव, और उसके बाद मैंने बताया 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में जो एंगल आ रहा है उसको 360 में से टोटल में से माइनस करो तो आपके पास जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो आपके पास 356 डिग्री के इस डायरेक्शन में आपका जो एयरप्लेन है वो आपके पास फिर थोड़ा इस तरह से जाएगा। देसी जुबान में समझे कि पहले आपके पास वो 10 डिग्री पे जा रहा था, क्रॉस विंड आपके पास 260 डिग्री पर आपके पास क्रॉस विंड लगी है, तो उस क्रॉस विंड के लगने की वजह से आपका जहाज थोड़ा सा नीचे से जाएगा, आपके पास जो है अगर के देखा जाए बोले तो आपके पास एक्स एक्सिस से थोड़ा सा 4 डिग्री पर, अगर के मैं इस पूरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लूँ तो वो आपके पास 356 डिग्री एंगल बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जहाज है थोड़ा नीचे जाएगा आपके पास, सही है। सो ये मेरे पास कहानी थी आपकी पूरे न्यूमेरिकल की। कोशिश की है कि हर पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट आपके डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। कुछ एक मिस्टेक थी, वो रिटन मिस्टेक थी मेरे ख्याल से। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इस साइड पर लेता हूँ स्क्रीनशॉट लेने, और अगर किसी रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन इंशाल्लाह कर दूंगा। तो चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पर और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, अब हमारे पास जो ये सेकंड असाइनमेंट है हमारे पास, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, इसमें हमें कह रहे हैं कि फोर्स F1 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा 130 डिग्री, यानी कि जो F1 फोर्स है 20 न्यूटन की वो आपके पास 30 डिग्री एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एंड फोर्स F2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा 2 इज इक्वल टू 150 डिग्री। मतलब कहने का ये हुआ कि जो दूसरी फोर्स है वो आपके पास मैग्नीट्यूड में 30 न्यूटन है और वो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक्स एट अ पॉइंट कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। आपके पास क्या होगा कि आपने रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास दो फोर्सेज हैं, एक F1 है और दूसरी आपके पास F2 है, और F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 20 न्यूटन है और F2 का जो है वो 30 न्यूटन, लेकिन जो एंगल आ रहा है F1 के लिए वो 30 डिग्री और आपके पास जो F2 के लिए वो आपके पास 150 डिग्री। तो देखो, अगर कॉमन सेंस की बात है कि अगर मेरे पास देखा जाए तो आपके पास ये फुल होता है आपके पास 180 डिग्री, 180 डिग्री में से आप 30 डिग्री को निकाल, ये 150 जब आप लेते हैं तो पीछे आपके पास कितना बन जाता है, मतलब कि आपके पास टोटल 180 था, ठीक है, और वो बराबर होगा 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि ये हमें कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है आपके पास 150 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट। 150 डिग्री एंगल आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस का बन रहा है आपके पास। तो हम लोग कहेंगे कि पीछे जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर भी सेकेंड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री होगा। चलो जी, ये बात तो ठीक है, समझ आ गई हमें। अब गिवन डेटा को तो हमने मतलब कि इसी तरह इनलिस्ट कर लिया कि F1 20 न्यूटन एट एंगल ऑफ थीटा 1 इज इक्वल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और हमारे पास जो है F2 जो होगा वो आपके पास 30 न्यूटन एट एंगल ऑफ
थीटा 2 इज इक्वल 150 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये दो बातें गिवन डेटा में हमारे पास आ रही हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर F1 थीटा 1, F2 थीटा 2, इसी सेम फोर्स के सिनेरियो को हमने क्या करना है कि हमने रिजॉल्व करना है। क्योंकि आपको अगर के अपने टारगेट पर सोचें तो कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो, एंगल कोई भी दिए हो, हमने रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट में आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स में क्या होता है, अगर कि मेरे पास लेट से एक वेक्टर है तो उस एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। अगर कि मैं दो डायमेंशंस की बात करूं, 2 एक्सिस या 2 डायमेंशंस में लेता हूं एक्स और वाई में, तो मेरे पास उसका एक एक्स कंपोनेंट है और दूसरा मेरे पास वाई कंपोनेंट है। ये तो बात क्लियर है, राइट। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी जो ये F1 है उसको मैंने रिजॉल्व किया F1x और F1y में, मतलब कि उसके जो है दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि हमें पता होता है कि आपके पास क्या होते हैं। और इसी तरह मेरे पास जो F2 है यहाँ पर ये मेरे पास 30 न्यूटन को मैंने रिजॉल्व किया है F2x में और F2y कंपोनेंट में। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है कि मेरे पास जो है यहाँ पर अगर कि मैं इसके कंपोनेंट्स को देखूँ तो ये भी परपेंडिकुलर हैं, इसके कंपोनेंट्स को देखूँ तो ये भी परपेंडिकुलर हैं, जो कि मेरे पास कॉन्सेप्ट्स आता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का, वो यहाँ पर वैलिड होगा। और मैंने चूंकि रिजल्टेंट फाइंड करने, तो रिजल्टेंट में मेरे पास कंपोनेंट्स होते हैं, सारे के सारे एक्स कंपोनेंट, ठीक है, उनका स्क्वायर, और सारे के सारे वाई कंपोनेंट उनका स्क्वायर, और फिर मैं अंडर रूट लेता हूँ जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने जो कि आपके पास ये फोर्स है, सबसे पहले इसको मैंने क्या किया कि ये फोर्स लेट से मेरे पास इस तरह से आ रही है, तो ये मेरे पास एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और आपने क्या किया कि आपने इसको इक्वेशन ए कह दिया। तो ये मेरे पास फार्मूला है। एंड टू फाइंड में जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए जितनी भी फोर्सेज हैं, ठीक है, जितनी भी फोर्सेज है 1 2, इनके सारे के सारे एक्स कंपोनेंट को पहले हम ऐड स्क्वायर लेंगे, ऐड करेंगे, तो वो मेरे पास एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा वो सारा कुछ। और इसी तरह आपके पास जो वाई कंपोनेंट हैं उनका मैंने स्क्वायर लेना है, ऐड अप करना है, और उनको सारे के सारे को कहते हैं कि ये जितने भी सिस्टम के अंदर वाई कंपोनेंट आ रहे हैं ये इनका क्या है, सम के बाद स्क्वायर है। तो फिर मैंने क्या करना है कि आपके पास एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट ले लेना है और मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चलो जी, ये बात तो इंशाल्लाह आपको क्लिक कर गई होगी। तो अब क्या होगा कि मेरे पास जो F1 है उसको मैंने रिजॉल्व किया है F1x और F1y में। तो अब मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, फर्स्ट वी रिजॉल्व F1 एंड F2 इनटू इट्स कंपोनेंट एज शोन इन फिगर 2। सो फॉर F1 आपके पास ही सबसे पहले आपके पास जो F1 है इसके लिए मैं क्या करूंगा कि लेट से मेरे पास जो है F1x इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1, बिकॉज F के बराबर होता है f cos थीटा के, a एक्सिस के बराबर होता है a cos थीटा के। मेरे पास कोई भी कंपोनेंट हो यार, सिंपल सी बात है कि a x है तो ये मेरे पास a cos थीटा के बराबर है। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये 1 की कहानी है। 1 से क्या मुराद हुआ, पहला वेक्टर है, तो पहले वेक्टर में आपके पास जो है ये a1x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा आपके पास, और ये थीटा क्या हो जाएगा, ठीक इस 1 के लिए थीटा भी 1 हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर चूंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो मेरे पास जो है f1x हो जाएगा, f1 हो जाएगा और cos थीटा 1 हो जाएगा मेरे पास। तो कहने का मतलब सारा का सारा ये हुआ कि मेरे पास जो है अगर कि हम लोगों ने पहले f1x को रिजॉल्व किया f1 cos थीटा 1, सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ f1 दैट वुड बी 20 न्यूटन इनटू cos 30 दैट इज आवर थीटा 1। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ f1 एंड आपके पास थीटा 1। तो मेरे पास क्या होगा कि आपने वैल्यूज पुट की, आप cos 30 जो कि आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, तो वो आपके पास 0.866 आता है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 20 न्यूटन विद 0.866 and then you will get आपके पास 17.32 न्यूटन्स, दैट वुड बी इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास F1x जो है ये आपके 13.32 न्यूटन्स के बराबर आ जाएगा। अच्छा जी, चलो ये तो मेरे पास थीटा 1 और F1 मेरे पास आ गया, तो ये तो हमने इसको F1x फाइंड कर लिया। अब F1y भी फाइंड करना है, यानी कि पहले F1 के कंपोनेंट को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो सिंपल है। F1y में आपने क्या किया कि आपने F1 की जगह 20 न्यूटन और थीटा 1 की जगह आपने 30। चूंकि y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट में हमें पता है कि sin थीटा आता है, सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ सो यू हैव टू पुट वैल्यूज इन sin थीटा। आपके पास ये sin थीटा में आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास थीटा 1 वुड बी इक्वल टू 30 डिग्री आपके पास। सो 20 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.5, सो sin 30 वुड बी 0.5 एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 20 न्यूटन विद 0.5, देन यू विल गेट आपके पास 10 न्यूटन। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। ये इक्वेशंस पर गौर करते जाएं कि मेरे पास 1 2 3 4 दो फोर्सेस हैं,
तो दो के पहले फोर्स का एक x होगा एक y होगा, दूसरी फोर्स का x होगा y होगा, ठीक है। x को x के साथ, y को y के साथ ऐड कर देना, दैट्स इट, ये कहानी है मेरे पास, सही है। अच्छा जी, सिमिलरली आपने f2 के लिए, f2x है तो f2 cos थीटा 2, सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ f2 हियर, सो 30 न्यूटन मल्टीप्लाई cos 150 सॉरी, आपने वैल्यूज को क्या किया, पुट किया, मल्टीप्लाई किया, आपके पास cos 150 ये माइनस a 0.866 होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है। कॉस थीटा क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है कि अगर कॉस थीटा की बात होगी तो मेरे पास क्या होगा कि ये ऐड शुगर टू कॉफी, कॉमन सेंस की बात है कि इसका आंसर 150 का कैलकुलेटर हमें नेगेटिव देगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉस जो होगा, साइन और कोसेकेंट यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा से बताया, अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, पहले तो देख लेना रिवाइंड करके, नहीं समझ में आई तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट माइनस में आंसर देगा। लेकिन वैसे आपस कॉमन सेंस की बात है, आपस की बात है कि यहाँ पर कॉस थीटा की जो कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट जो कि अदर देन साइन और कोसेकेंट है, वो आंसर मेरे पास नेगेटिव आते हैं। अच्छा जी, सो cos 150 would be equal to minus 0.866 and then you have to multiply 30 with minus 0.866, then you will get minus 25.898 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 बेसिकली मैं इससे क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो है ये जो एक फ्लो चलता आ रहा है तो वो इक्वेशन 3 होगा, ठीक है ना। ये इसमें इक्वेशन नंबर आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, आप इसको स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d दे सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जिस तरह से मैं दे रहा हूँ नंबर, इसी तरह से नंबर देते जाएँ। सिमिलरली आपने f2y को भी रिजॉल्व किया, वैल्यूज पुट की, अब देखो साइन 150 प्लस में आंसर आ रहा है, बिकॉज साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, सही हो गया। तो आपने क्या किया कि 30 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.5 न्यूटन आते हैं, एंड देन f2y इज इक्वल टू 15 न्यूटन, जो कि मेरे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। तो मैंने 4 वैल्यूज निकाल ली हैं। अब मेरा मेन टारगेट क्या था, मेरा मेन टारगेट ये है कि मेरा fxr है ना, fxr है, राइट। सो fx जो होगा वो मेरे पास अगर के देखा जाए तो fx मेरे पास कंबाइनली जितने भी सिस्टम के अंदर x कंपोनेंट आ रहे हैं तमाम को ऐड करना है। देखो, नाउ द x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विल बी गिवन एज f1x प्लस f2x, यानी कि मेरे पास जो है f1x जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, f1x जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो अपना कह सकते हैं कि फर्स्ट फोर्स का आपके पास जो है वो जो है कंपोनेंट x कंपोनेंट वो सेकंड के लिए f2x आ रहा है, दोनों को ऐड करना है। इसे इक्वेशन 5 का है, फ्लो जो है इक्वेशन का वो आपने ख्याल करना है। एंड नाउ पुटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ये जो है देखो, अब मैं ब्लॉक करता जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ब्लॉक बनाए नहीं है, क्योंकि इसलिए ब्लॉक नहीं बनाए क्योंकि मैंने समझाते वक्त ब्लॉक बनाने थे। और ये मेरे पास f1x और f2x, ये देखो f1x और f2x की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट करना है, देन मैं पुट करूंगा प्लस माइनस, ये माइनस में वैल्यू आ रही थी, प्लस माइनस माइनस, एंड देन माइनस करने के बाद माइनस 8.66 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x कंपोनेंट फोर्स का है वो मेरे पास माइनस में आ रहा है, ठीक है, 8.66 न्यूटन मेरे पास आ रहा है, तो ये माइनस में है, इसको इक्वेशन 6 कह लेते हैं। द y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विल बी गिवन एज f1y प्लस f2y, सो दैट वुड बी इक्वेशन 7 आपके पास, राइट। पुटिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 7, देन आपके पास y कंपोनेंट भी आप इसी तरह निकालेंगे, दैट वुड बी 25 न्यूटन, राइट, एंड दैट वुड बी गिवन एज आपके पास इक्वेशन नंबर 8, दैट्स इट, राइट। अच्छा जी, now to find the resultant force, putting equation 6 and equation 8 in equation A, then आपके पास आपके फोर्स जो आ रही है that would be under root ब्रैकेट में fx का जो आपके पास फॉर्मूला है, जितने भी fx आ रहे हैं आपने क्या करना है, fx की जगह यानी कि आपने 6 और 8 को fx की जगह fx की वैल्यू, fy की जगह fy की वैल्यू आपने स्क्वायर ले लेना है, सिंपल सी बात है। आपने स्क्वायर लिया तो डैट वुड बी गिवन एज आपके पास, ये आपके पास क्या आएगा, ये हमारे पास है ये 74.995 न्यूटन स्क्वायर और ये 625 न्यूटन स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 699.995 और 9956 न्यूटन स्क्वायर आ रहा है। अंडर रूट ले लें तो न्यूटन के साथ जो है, यूनिट के साथ जो है हम कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास न्यूटन बाहर आ जाएगा, एंड देन 26.46 न्यूटन, तो ये मेरे पास राउंड ऑफ करेंगे तो 26.5 न्यूटन आता है, जिसको फोर्स हम कहेंगे कि 26.5 न्यूटन हमारे पास आ रही है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपके फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, आपके जो रिजल्टेंट निकाला है ना उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आपने एफ तो फाइंड कर लिया है, ठीक है ना, इन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पर फाइंड द कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। जब कभी भी आपको रिजल्टेंट फोर्स का कहा जाता है, ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी इंटरेस्टेड होते हैं।
यहाँ पर दो किस्म के टीचर होते हैं। एक किस्म के टीचर वो कहते हैं कि सिर्फ आपको रिजल्टेंट फोर्स का है तो आप मैग्नीट्यूड तक बस ठीक है, यहाँ तक कर लो काफ़ी है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको गलत नहीं कहेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप डायरेक्शन निकालें, क्योंकि मेरा शुरू से ही मानना है कि यार बात को पूरा कवर करो। और जब कभी भी एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, तो उसमें डायरेक्शन वो मांग रहा होता है। और आप लोग कह सकते हैं कि एग्जामिनर ऐसे बच्चों से इम्प्रेस होता है जो बच्चे इस चीज़ को फोकस करते हैं कि डायरेक्शन, उसने बात कंप्लीट की, 2 पेपर के एग्जामिनर के सामने, एक ने डायरेक्शन निकाली है पूरा सॉल्व किया इस तरह से, दूसरे ने यहाँ तक बात खत्म कर दी है। फैसला तुम करो कि तुम एग्जामिनर हो, किसकी बात ज़्यादा तुम उसको प्रेस्टीज दोगे, किसी चीज़ को, किस पेपर को तुम ज़्यादा मार्क्स दोगे, किसको बेहतर समझोगे, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, अच्छा जी, मैं अपनी मर्जी इम्पोज नहीं करता, लेकिन तुम्हें सही और गलत बता दी है। तुमने डायरेक्शन, मेरे स्टूडेंट हो तो डायरेक्शन लाजमी निकाल के आना पेपर में, बस बात कंप्लीट करनी है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेरे पास जो है, एज वी हैव थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy डिवाइड बाय fx। सो fy का आंसर आपके पास जो आ रहा था fy, और fx का आंसर आपके पास जो फॉर्मूला होता है आपने पुट करना है। आपके पास क्या होगा 25 न्यूटन डिवाइड बाय 8.66। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन नहीं होता डायरेक्शन में, आपने यहाँ पर fy और x में आपने माइनस साइन, मैंने पहले भी शायद बताया है कि आपने माइनस साइन नहीं पुट करना होता, आपने डायरेक्ट बताना होता है कि ये मेरे पास 70.8 डिग्री आ रहा है। इस बात को हम कैसे वो माइनस साइन की कमी को कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे वो मैं फिर आगे जाके बताऊंगा। लेकिन पहले बात है कि ये आपके पास लेट से fx जो है वो माइनस आ रहा है, तो आप माइनस ना पुट करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करें fy fx को, एंड देन 70.8 डिग्री निकल आएगा मेरे पास, राइट। अच्छा जी, as x component of f is negative and y component is positive, so the resultant force will be acting in second quadrant by making 70.8 degree with negative x axis। मतलब कहने का ये हुआ कि fx नेगेटिव है और fy पॉजिटिव है। यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि सर ये नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। यार एक मिनट, अच्छा मैं ये टिश्यू ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ अच्छा कि x कंपोनेंट नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर अगर कॉमन सेंस की बात की जाए, अगर के ज़्यादातर बच्चों को तो वैसे पता है, लेकिन 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ आ रही है बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक्स एक्सिस भी, यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है और यहाँ पर वाई भी पॉजिटिव है। अगर के कोई भी वेक्टर यहाँ पर आता है, इस जगह पर, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने एरिया के अंदर आता है, तो एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर के कोई वेक्टर यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के अंदर आता है, इस क्वाड्रेंट के अंदर आते ही आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास जो x होता है, चूंकि ये नेगेटिव x एक्सिस है ना, ये नेगेटिव हो जाता है, और y जो है वो चूंकि पॉजिटिव हो, वो आपके पास ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो आपने ये देखना होता है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, आपने उसके हिसाब से चलना है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पर देखो आपके पास x एक्सिस नेगेटिव हो गया, ठीक है, और y एक्सिस जो है वो भी नेगेटिव है, यानी कि नीचे की तरफ है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो y जो होगा वो भी मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब मेरे पास fx भी नेगेटिव आए और fy भी नेगेटिव आए, तो इसका मतलब है कि मैं थर्ड क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में वो थीटा बनेगा। और अगर कि मेरे पास जो है ये x अब पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है इस क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, इस क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है और y जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर के देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव होगा, दूसरा मेरे पास नेगेटिव होगा, तो मेरा एक कंपोनेंट जो है x वाला पॉजिटिव, y मेरा नेगेटिव होगा। अब चूंकि मेरे पास जो fx है वो नेगेटिव आ रहा है, y मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये इसके साथ मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ, अब लगा देता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है मेरे पास, राइट, ओके। तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि मेरे पास क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा कि x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो एक बात की मुझे हिंट मिल गई है कि मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स का जो क्वाड्रेंट होगा वो मेरे पास सेकंड होगा, और वो मेरे पास इस तरह से बन रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मेरे पास कैसे होगा कि लेट्स से वो यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 70.8 डिग्री आ रहा है, यानी कि x ये नेगेटिव x एक्सिस के साथ 70.8 डिग्री वो एंगल बना रहा है। तो मुझे डायरेक्शन तो मिल गई है। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर कहा विद नेगेटिव x एक्सिस, क्योंकि वो नेगेटिव x एक्सिस की बात कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, तो द एक्चुअल एंगल विल बी गिवन एज। अब मिसाल के तौर पर ये तो इधर 70 पॉइंट आपके पास एंगल बन रहा है ना, 70 पॉइंट कितना बन रहा है,
70.8 डिग्री बन रहा है, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने बात की है कि 70.8 डिग्री बन रहा है। अब मुझे कोई कहता है कि भाई एक्चुअल एंगल बताओ ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कि रोला तो हमने डाला है, कि रोला तो हमने यहाँ डाला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना एंगल बनाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास रिजल्टेंट एंगल कितना होगा, आपके पास आपका जो रिजल्टेंट एंगल है वो उसकी वैल्यू क्या होगी। भाई रोला उसका है सारा, रोला इसका नहीं है कि आपके पास जो है 70.8 बन के, ठीक है। तो इस रोले को सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि यहाँ से अगर कि हम लोग देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल कितना बनता है आपके, मैंने बहुत बड़ा बना दिया वैसे ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब कि टोटल जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं 180 डिग्री में से अगर कि ये निकाल दूँ, यानी कि 70.8 डिग्री निकाल दूँ, तो मेरे पास क्या होगा, इसको इधर बना लेते हैं। यहाँ पर मैं अगर के 180 डिग्री में से आपका ये वाला एंगल जो कि मेरे पास क्या आ रहा है 70.8 डिग्री मेरे पास आ रहा है, तो अगर कि मैं इसमें लेट से आपके पूरे इसमें से 70.8 डिग्री निकालूं, तो मेरे पास ये दरमियान का ये एंगल रह जाएगा, ये वाला। यानी कि आपने क्या करना है कि 180 माइनस आपने 70.8 डिग्री किया, डैट वुड एज या गिवन एज आपके पास जो है ना 109.2 डिग्री आपके पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट और एक्चुअल एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से आएगा वो आपके पास 109.2 डिग्रीज, दस द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 26.5 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स ये है, मेकिंग एन एंगल 109.2 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी कि आपके पास जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है डैट वुड बी, वी कैन से दैट 109.2 डिग्री, एंड द एंगल आपके पास जो वो होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 26.5 न्यूटन आएगा हमारे पास। तो ये मेरे पास सारी की सारी कहानी है कि हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पर अगर के देखा जाए तो मैंने रिजल्टेंट फोर्स भी निकाली है, साथ उसकी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन भी निकाली है कि मेरे पास डायरेक्शन क्या आ रही है। डायरेक्शन जो है आपके पास हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास जो डायरेक्शन आएगी वो 109.2 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। बच्चे यहाँ तक बात छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये रिजल्टेंट एंगल आपने निकालने के लिए आपने पूरा जो है माइनस करना, तो जो मैं मैकेनिज्म बता चुका हूँ, पीछे जाके आगे आना, इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सो आई होप कि अब आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका है। मैं साइड पर हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इससे रिस्पेक्ट कोई भी आपके पास जो है ना इससे रिगार्डिंग कोई भी कह सकते हैं क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो ये असाइनमेंट 2.4 है, इसमें कह रहे हैं कि शो डैट ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी, आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपने इसको प्रूव करना है। वैसे ये ऐसे एमसीक्यूज एमडी कैट में आते हैं, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। वैसे आपकी असाइनमेंट थी तो मैंने वैसे सॉल्व नहीं करानी थी, मैंने कहा नहीं एक पूरा सेट है तो पर सेट तो कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। सो हमने सिंपल जो है बड़ी साइड लेनी है। आम जो है ना एक मेथड होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन में कि जो साइड बड़ी होती है उसको सॉल्व करना आसान होता है, उसको बंद करना आसान होता है। अगर कि बंद साइड को लोगे तो उसको खोलना मुश्किल होता है, ठीक है। अगर कि इसी चीज़ को राइट साइड लेते हो तो फिर ये करना पड़ेगा, वन एज्यूम करेंगे, वन को मतलब कि रिवर्स में जाना है। तो जो चीज़ बड़ी है, बड़ी साइड है, उस चीज़ को मतलब कि उससे स्टार्ट लेंगे, सही। अब मेरे पास क्या हो रहा है कि बाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस ए डॉट बी आपने लिया, फिर ए क्रॉस बी लिया, होल का स्क्वायर है। आपने ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा, आपने वैल्यूज पुट कर दी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, एंड देन आपने स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर करने के बाद ए बी होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, उसके बाद ए बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन आपने क्या किया कि ए बी को आपने ए बी होल स्क्वायर को कॉमन कर लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास आएगा। तो वो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा आपके, मतलब कि कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, हो जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। वैसे फिर भी अगर कोई मसला हो तो यार पूछ सकते हो, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आते हैं असाइनमेंट 2.5। ऐसे क्वेश्चन असाइनमेंट जो हैं ये बच्चों को डराती हैं। वो जो एक्सरसाइज है, मैंने जो ये क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ना, ये वाले, ये केपी के टेक्स्ट बुक की, ठीक है, ये 3 न्यूमेरिकल्स, वो मैं अभी बैच में पढ़ा रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि जी हमारे टीचर कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। यार इंपॉर्टेंट है या नहीं है, डैट इज़ अनदर स्टोरी, राइट, बट हमने कवर करना है। कुछ भी आगे अगर के लॉन्ग में सिर्फ एक ये पार्ट आ जाता है, फिर क्या करोगे? तो इसलिए अपने लिए वीक एरिया नहीं छोड़ना। तो इसी तरह के जो ये क्वेश्चन होते हैं तो ये आपने करने होते हैं, और ये क्वेश्चन इंतहाई आसान होते हैं अगर कि आपको इसकी लॉजिक समझ में आ जाए। सिर्फ ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप लोग कहते हैं कि बस नहीं सर ये तो मुश्किल है। ये कोई मुश्किल नहीं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी देखना कितने सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा खौफनाक लग रहा है, ठीक है। देखो इधर देखो ना, तो
ये कितना खौफनाक लग रहा है, देखो ज़रा कि एक बंदा है, प्लैंक है, पता नहीं क्या क्या मांगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पेज नंबर 67 पर आप इसकी फुल स्टेटमेंट देखेंगे। अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वेट 200 न्यूटन एंड लेंथ 6 मीटर इज सपोर्टेड बाय अ रोप। एक प्लैंक है वो इस तरह से फिक्स्ड हुआ हुआ है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि डायग्राम अच्छी बना सकूं, और मेरे पास जो है यहाँ पर इसके अंदर ये प्लैंक है, ये फिक्स हुआ हुआ है, और इसको जो है ना इसके एंड को रोप से सपोर्ट करके टॉप से हमने जोड़ा हुआ है। मतलब कहने का ये हुआ कि इस तरह से ये एक प्लैंक है, ठीक है, और यहाँ से ये फिक्स है। मेरे हाथ देख रहे हो, मेरा हाथ फिक्स है, और यहाँ से हमने रोप लिए और ऊपर टाइट कर दिए। अब हो क्या रहा है कि सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में देखें तो इस प्लैंक का जो वेट है वो हमारे पास कितना है। आपके पास इस प्लैंक का जो वेट है वो हमारे पास 200 न्यूटन हमें दिया हुआ है कि इस अपने प्लैंक का जो वेट है वो कितना है। यूनिफॉर्म प्लैंक है ना, मतलब कि इसकी शेप भी सेम है, मतलब कि इसके डायमेंशन जो है लेट्स से रेक्टेंगुलर शेप है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ना इसकी शेप में ना इसके मटेरियल में। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा, यानी कि अगर यूनिफॉर्म प्लैंक है तो बिल्कुल सेंटर में इसकी जो है ना ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा, और वहीं पर इसका वेट एक्ट करेगा जो कि मेरे पास 200 न्यूटन आ रहा है, पहली बात। उसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ द एज शोन इन फिगर इफ़ द ब्रेकिंग टेंशन इन द रोप इज़ 400 न्यूटन, मतलब ये कि जो रोप लगी है ऊपर की तरफ इसकी टेंशन कितनी है 400 न्यूटन। जो मैंने FT लिया है वो मेरे पास 400 न्यूटन है। अब होता क्या है कि हाउ फार कैन अ बॉय ऑफ वेट 400 न्यूटन वॉक टूवर्ड्स द सपोर्ट। एक बच्चा है, ठीक है, एक लड़का है, वो करतब दिखाने के लिए या फ्लेक्स मारने के लिए या शो ऑफ करने के लिए इस प्लैंक पर चढ़ जाता है, ठीक है। अब उस मुसीबत का, उस बच्चे का जो अपना वेट है वो कितना है, वो आपके पास 400 न्यूटन है। इसको FM कर लेते हैं, जिसने दिया हुआ है बुक में उसी तरह ही FM कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने FB लिया था, फोर्स ऑफ बॉय या वेट ऑफ बॉय मैंने कहा था, लेकिन FM कर लेते हैं। इधर वो मैन के टर्म्स में ले रहे हैं, M फॉर मैन आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन बॉय में लेना चाहता था B से, तो खैर कोई मसला नहीं होगा। अब वो जिस वक्त यहाँ पर उसने पहले छलांग मारी, ठीक है, और आगे आ रहा है, ऐसा ऐसा आगे आ रहा है। अब जाहिर सी तरह एक सीन एज्यूम करो पैसिव वे में कि एक फटा है, प्लैंक है, इसको फटा बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, देसी ज़ुबान में समझाता हूँ। एक लकड़ी का फटा है, इस तरह से लगा हुआ, ऊपर से रोप है, और ये चल के आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आगे आता जाएगा, एक तो प्लैंक का अपना वेट डाउनवर्ड है ना, और एक इस मुसीबत का अपना वेट है, ठीक है, तो डबल वेट हो जाएगा। तो आपके पास जो है वो जो साइड पर जो आपने लगाई हुई है रोप, इसकी जो टेंशन है वो 400 न्यूटन, मतलब कि वो 400 न्यूटन तक जो है वो बर्दाश्त कर सकती है टेंशन जो है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे पास कितना आगे आएगा कि ये रोप टूट जाएगी, और तुम और मैं खड़े हुए हो, कह मैं कह रहा हूँ उतर जाओ, तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं भाई बेटा जाओ आगे जाओ, ठीक है। बच्चे थे ना, टीचर कह रहा था वो भाई मान जा, मेरे वो मान जा, नीचे उतर जा, गिर जाएगा, लेकिन नहीं, वो करतब दिखा रहा है या फ्लेक्स कर रहा है या अपनी कोई बात बनाने के लिए ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तुम्हें ये न्यूमेरिकल याद रहेगा इस वाक़े के साथ कि सर मैक ने ये स्टोरी बताई थी। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई नहीं, प्लीज़ 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 बेटा उतर जा, नीचे उतर जा, पीछे आ जा, मत जा आगे मत जा आगे, बर्बाद हो जाएगा, गिर जाएगा। तुम लोग तालियां बजा रहे हो कि देखो भी क्या होगा, और वो कह रहा है कि बस नहीं मैं ही में हूँ, ठीक है। बात होते हैं क्लास में, एक आधा पीस होता है, ठीक है, क्लास में एक आधा वो होता है ना, एक आइटम होता है जिसको पूरी क्लास को हिला के रखता है। तो ये वो सीन है कि वो बच्चा जो है ना वो आगे आ रहा है, यूँ देखो मैंने झुका के क्यों बनाया कि झुक के जा रहा है, इस तरह से एक मतलब कि स्टेप ले रहा है। सो ये मेरे पास कहानी है कि वो मेरे पास आगे आ रहा है। अब ज़रा गौर से देखो कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये कितना आगे आएगा कि मेरे पास ये रोप टूट जाएगी। अब ये कितना जो है वो हमने यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना आया है मेरे पास। लेकिन पहले हम लोग ये देखें कि मेरे पास जो बेसिकली आपके पास इस रोप, ये रोप है, टेंशन मेरे पास फोर्स अपवर्ड लग रही है ना, तो इस रोप की फोर्स का इस एंड तक जो डिस्टेंस आ रहा है टोटल वो 6 मीटर है, ठीक है। और ये जो प्लैंक है, इस प्लैंक का यहाँ तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो हाफ होगा, जाहिर सी बात है, फुल को हाफ कर लो, सेंटर से वेट डाउनवर्ड है, तो वो मेरे पास जो है वो 3 मीटर मेरे पास आ रहा है, जिसे मूवमेंट आर्म ऑफ प्लैंक कहते हैं, या लेंथ ऑफ प्लैंक कहते हैं, या डिस्टेंस ऑफ प्लैंक कह सकते हैं। आपके पास जो है ना, ये डिस्टेंस नहीं कहेंगे, मूवमेंट आर्म ऑफ प्लैंक कहेंगे, राइट। अच्छा जी, सो ये जो है ये टेंशन का मूवमेंट आर्म हो गया फुल, और मेरे पास जो है ये 3 मीटर जो है ये मेरे पास प्लैंक का मूवमेंट आर्म हो गया।
और ये देखना ये है कि ये कितना जो है आगे आएगा और कितना इसका डिस्टेंस जो होगा, कितना मोमेंट आर्म होगा इसका, कि ये लेट्स से आपके पास वो आखिरी हद होगी कि अगर कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है तो ये जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इफ़ द ब्रेकिंग टेंशन इन द रोप इज़ फॉर हाउ फार कैन अ बॉय ऑफ वेट 400 न्यूटन वॉक टूवर्ड्स द सपोर्ट, कितना वो सपोर्ट की तरफ जा सकता है बिफोर ब्रेकिंग से पहले वो कितना जो है आगे जा सकता है। तो वो आखिरी हद फाइंड करनी है, वो आखिरी पॉइंट स्टेप फाइंड करना है कि भाई ये मेरा आखिरी डिस्टेंस है, इससे आगे गया तो भाई बस वो कहता है ना कि आ जाओगे नीचे, फिर हमारे पास आ जाओगे, फिर हम तो बुला रहे हैं आ जाओ, फिर वाकई में आ जाओगे हमारे पास, फिर मेरे जैसे टीचर सर खाए यार ये बंदा, ठीक है। सो मेरे जैसे नहीं, हर कोई भी हो, पहले समझा रहे हैं भाई, समझा रहे हैं, समझ रहा नहीं है, अब ये खुद ही समझ गया, ठीक है। सो पता नहीं क्यों मेरे अंदर अचानक से जो है ना इतना गुस्सा आ जाता है। बाज़ बच्चे होते नहीं समझते खुद, उनको फिर हालात समझाते हैं, फिर वो ऐसे समझते हैं कि वो फिर समझ ही जाते हैं। तो ये सीन है। अब देखो मेरे पास मैंने क्या किया, वेट ऑफ अ बॉय किया हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो वेट ऑफ अ बॉय, ठीक है, वेट ऑफ अ प्लैंक FP एंड देन फोर्स ड्यू टू टेंशन ऑफ रोप FT, आपके पास जो है वो 400 न्यूटन, इक्वेशंस देता जा रहा हूँ। सिमिलरली द मोमेंट आर्म विल बी गिवन एज, आपके पास प्लैंक का जो मोमेंट आर्म है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, मतलब ये कि हमने उस पॉइंट से डिस्टेंस लेना होगा, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक लिए तो मतलब ये इस तरह से इस पॉइंट से रोटेशन कर सकता है, यानी कि ये इसका इस तरह से होगा। देखो आपके पास क्या होगा कि अभी मैं पीछे गिर जाता है, अच्छा तुम्हारे चक्कर में, तुम लोगों को बताते ओके, फिल्मी सीन होता स्टार प्लस वाला, म्यूज़िक लग जाता पीछे, ठीक है ना, लाइट उसमें होता है ना, वो क्या वो धूम तड़ा वाला म्यूज़िक लग जाता, मैं इस तरह पीछे जा रहा होता ना पीछे, ठीक है, सीधा जाके लगना सर, और तुम लोग फिर कहते हैं अब मज़ा आया सर को, पहले वो बच्चे को गिरा रहे थे, अब सर खुद ही गिरे, अब मज़ा आया, दिल गार्डन हो गया सर का, लबे शीरी हो गया सर का। ओ माय गॉड, ओके। तो ये मेरे पास जो है ना फोर्स ऑफ आपके पास जो है ये प्लैंक जो है ये, और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये मेरे पास 3 मीटर, तो मतलब ये कि ये इस तरह से रोटेशन कर सकता है, यानी कि जो प्लैंक है वो आपके पास इस तरह से सेंटर से अपने मूवमेंट आर्म के साथ इस तरह से रोटेशन कर सकता है। तो ये कौन सी रोटेशन होगी, इसे भाई बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज टॉर्क या क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये मेरे पास इस तरह से रोटेशन कर सकते हैं, तो इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है आपके पास क्या हो रहा है कि लेट्स से ये जो है टेंशन ऊपर की तरफ है, ठीक है, टेंशन ऊपर की तरफ आ रही है आपके पास फोर्स की, तो फोर्स ऊपर की तरफ है, इधर देख लेते हैं कि लेट्स से फोर्स ऊपर की तरफ है FT, और मोमेंट आर्म मेरे पास लेट्स से ये प्लैंक का जो जहाँ सस्पेंडेड है, जहाँ से रोटेशन आ सकती है, तो ये जो है लेट्स से यहाँ पे फिक्स है ना, तो ये इसको ऊपर की तरफ खींच रही है और ये मेरे पास 6 मीटर है, तो ये इस तरह से रोटेशन कर सकता है, जिसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास, ठीक है। यस और नो बोलो ना, हाँ या ना बोलो यार, एक तो मसला है कि तुम लोग बोलते नहीं हो, मुझसे खफा लग रहे हो मुझे। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब कि ये जो है इस पॉइंट पर ये जो फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकती है। मैंने मूवमेंट्स को मेरा टारगेट किया, मेरा टारगेट ये है कि मैंने फिगर आउट करना है कि भाई मूवमेंट आर्म कौन सी है, फोर्स कौन सी है, बस। मैं A लेवल्स में पढ़ा रहा था 2018 में, ठीक है, प्राइवेट बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चों को, तो वहाँ पर इस तरह के न्यूमेरिकल्स बड़े टेक्निकल होते हैं, राइट, और वहाँ पर वेट पाउंड्स में दिया जाता है, कुछ न्यूमेरिकल से पाउंड्स में दिया गया था। तो हम देसी लोग भाई ऐसे यूनिट वाले लोग केजी या फिर न्यूटन, दैट्स इट, ठीक है। केजी आपके पास जो है केजी को कन्वर्ट करके न्यूटन में सॉल्व करते हैं, पाउंड में लेते थे, लेकिन लॉजिक जो है ना अप्रोच होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है कि आपने सबसे पहले स्टेप होते हैं ना, मैं जैसा समझाता हूँ, फोर्स, फिर मोमेंट आर्म एंड देन फिर मूवमेंट्स। मैंने देखो 3 स्टेप में बताया, पहले मैंने इनके फोर्सेस बताए, वेट बताए, फिर मैंने डिस्टेंसेस समझाए, मोमेंट आर्म बताए, उसके बाद फिर मैंने रोटेशन समझाने की या मूवमेंट समझाने की कोशिश की है। तो मैं मूवमेंट अब समझा रहा हूँ, पहले वाले की क्लॉकवाइज, दूसरे वाले की एंटी क्लॉकवाइज। ये जो बंदा मतलब कि जो इसका वेट मेरे पास लेट्स से मेरे पास ये इतना डिस्टेंस है, मिसाल के तौर पर इस जगह पर मुझे भी डिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है, 3 मीटर से मैं लेट्स से इस जगह पर लेता हूँ, और ये मेरे पास लेट्स से इसका जो है ये डिस्टेंस आ रहा है। तो ये जो अगर के ये बॉय है, ये जो आदमी है, लड़का जो है, इसका लेट्स से आपके पास ये नीचे की तरफ है और ये इसका मूवमेंट आर्म है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं, सही है। तो ये मेरे पास लेट्स से इसकी रोटेशन जो आ रही है ये कौन सी डायरेक्शन में है, इस बच्चे की डायरेक्शन कौन सी, जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, वो मेरे पास क्लॉकवाइज है। यस और नो, क्लॉकवाइज है या नहीं, क्लॉकवाइज मेरे पास मूवमेंट है। तो मेरा टारगेट ये हो गया कि मैंने क्या किया कि
कि जो फाइंड करना है कि डिस्टेंस ऑफ अ बॉय दैट हाउ फार ही कैन वॉक टूवर्ड्स द सपोर्ट विद हैविंग वेट ऑफ 400 न्यूटन, LM फाइंड करना है या D फाइंड करना है। डिस्टेंस भी कह सकते हैं और इसको LM भी कह सकते हैं, मोमेंट आर्म ऑफ मैन आपके पास या बॉय। ओके, तो मैंने ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। पहले फोर्स ले ली, उसके बाद मैंने मोमेंट आर्म्स ले लिए, उसके बाद मैंने टॉर्क देखनी है या मूवमेंट्स देखनी है। टॉर्क या मूवमेंट एक ही बात है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को मैंने सेपरेट कर लेना है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गई, ठीक है। ओके, राइट। So the formula is according to second condition of equilibrium sum of all torque equals to 0 and such that sum of all clockwise torque is equals to sum of all anti-clockwise torque। जितना clockwise torque होता है उतना ही anti-clockwise torque भी होता है। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा ही होता है। So we can say that कि जो clockwise torque है वो देख लेते हैं। मेरे पास 3 torques आ रहे हैं, 3 movements आ रही हैं। कौन कौन से clockwise हैं? ये पहला वाला प्लैंक वाला clockwise, ठीक है, प्लैंक वाला clockwise, बच्चे वाला क्लॉकवाइज, ठीक है, ये वाला जो रोप वाला है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको यहाँ पर पुट करेंगे। इसके अलावा क्या कोई टॉर्क है? नहीं है। अगर होते तो मैं इसी तरह इनलिस्ट करता। तो ये वही बात है कि मैं मतलब कि जिस वक्त पढ़ा था ना वो A लेवल वाले बच्चे को फिजिक्स, तो मैंने उसको यही स्ट्रैटेजी समझाई थी कि पहले फोर्स, फिर मूवमेंट आर्म, फिर मूवमेंट्स या टॉर्क, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आपका ये न्यूमेरिकल कभी भी मुश्किल नहीं होगा अगर कि आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर है, ठीक है ना। मैं अगर कि ये न्यूमेरिकल इस तरह के देखता हूँ ना, तो मैं हमेशा जिस तरीके से मैं समझता हूँ अब इस स्टेज पर आके कि यार मैं कैसे सॉल्व करूँगा, अगर कि मैं एज अ स्टूडेंट समझ लूँ अपने आप को, तो मैं वही स्ट्रैटेजी आपको समझा रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि इस प्लैंक का टॉर्क, इसका बच्चे का टॉर्क और ये आपका जो है वो अपना टेंशन का टॉर्क, तीनों को सेपरेट कर लेना है। दैट्स इट। समझ आ गई बात? सिंपल है। टॉर्क ऑफ प्लैंक FP मल्टीप्लाई LP प्लस FM मल्टीप्लाई LM इज इक्वल्स टू FT मल्टीप्लाई LT, राइट। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर मुझे चाहिए क्या, मैंने उस चीज़ को टारगेट करना है। मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने फॉर्मूला डिराइव करो ना। लोग कैलकुलेशन में काम करते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ फॉर्मूले में काम करो। क्यों? क्योंकि यार फॉर्मूला अगर के बन जाए तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग है, एग्जामिनर अप्रिशिएट करेगा कि भाई इसका स्ट्रक्चर देखो यार, इसने फॉर्मूला डिजाइन किया, पहले खिचड़ी नहीं बनाई कैलकुलेशन में जाके। देखो फॉर्मूले में क्या होगा हमारे पास, इस FP इंटू LP को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा मेरे पास FT मल्टीप्लाई LT माइनस FP मल्टीप्लाई LP एंड देन FM मल्टीप्लाई आपके पास D आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो आपके लेट से अगर D फाइंड करना है तो FM को आपने डिवाइड करना है। सो D इज इक्वल्स टू FT मल्टीप्लाई LT माइनस आपके पास जो आ रहा है FP मल्टीप्लाई LP डिवाइड बाय FM। सो दैट वुड बी इक्वेशन X। अब आपके पास D की वैल्यू आ चुकी है कि आपको पता चलेगा कि बैलेंस कंडीशन में, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन है ना आपके पास, इक्विलिब्रियम है, तो अगर कि D की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो ये वो डिस्टेंस होगा कि बस बॉय या मैन वो जो इतना ही जाएगा, आगे अगर के एक स्टेप भी रखा तो उसके पर जल जाएंगे बस। पर वो मैं एक मिसाल देता हूँ अक्सर बच्चों को कि आगे मत आना तेरे बेटा पर जल जाएंगे, तो वो वही बात है, इसके पर जल जाएंगे आगे, ठीक है। अच्छा जी, सो कैलकुलेशन वुड बी आपके पास क्या होगी, इट्स वेरी इजी, 1 2 3 4 5 आपने इक्वेशन X में पुट करनी है। यार देखो कितना मज़े का लग रहा है क्वेश्चन, वैसे देखने में अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। 400 न्यूटन मल्टीप्लाई 6 मीटर माइनस 200 न्यूटन मल्टीप्लाई 3 मीटर डिवाइड बाय 400 एंड देन 2400 न्यूटन मीटर माइनस 600 न्यूटन मीटर डिवाइड बाय 400 न्यूटन एंड देन आपने माइनस किया, न्यूटन कैंसिल किया, 4.5 मीटर डिस्टेंस आ गया। तो ये वो बैलेंस कंडीशन में आपके पास 4.5 मीटर कह सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ तक 3 मीटर है ना, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक 4.5 मीटर तक, टोटल 6 है, मिसाल के तौर पर यहाँ तक आ सकता है। इससे अगर के एक कदम भी आगे रखा तो बस समझदार हो आगे क्या होगा, राइट। सो ये कहानी थी, आपने इसको क्वेश्चन आंसर में लिख, द बॉय विल वॉक अप टू 4.5 मीटर्स, इससे आगे आएगा तो बस उसके पर जल जाएंगे, कहानी खत्म। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। और न्यूमेरिकल बहुत मज़े का था, वैसे एक्सप्लेन करने में मज़ा आया। ये न्यूमेरिकल मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को पता नहीं क्यों बुरे लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है, ठीक है। एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है, मैं साइड पर तरह हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है। मैंने इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया, मैं डायग्राम को मज़ीद 2-3-4 हिस्सों में डिवाइड कर सकता था, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। फिर देखो सिंपल समझ आ गया ना, और क्या करें बस अब, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए, स्क्रीनशॉट ले लिया।
तो चलें अब इसका जो है वो एंड करते हैं लेक्चर का। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, ऊपर वाले की ज़ात है कि इसमें बरकत डालें। और बाकी इंसान गलती हुई होगी, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगी, गलती होती है इंसान से। मैंने वैसे तुम्हें कहा भी अकाउंट करो उस मेडिकल में, तो अगर कि तुम्हें लगे कि गलती हुई है तो मुझे बता देना, या फिर समझ नहीं आई, मैं फ़ेल हो गया समझाने में। बाज़ औक़ात इंसान है नहीं समझा पाता अपनी बात, तो मेरी बात अगर कि तुम्हें समझ में नहीं आई तो बता दीजिएगा, मैं फिर कोशिश करूँगा तुम्हें समझाने की। कमेंट्स में भी पूछ सकते हो और क्लास में भी पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, कितनी जगह बताऊँ भाई, पूछना बस तुमने अगर के समझ ना आए तो। वैसे इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, कोई इसमें फिर जो है ना वो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ना समझ आए तो हम हाजिर हैं। तो चलिए इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझको इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।